बीपीएससी की तरफ से असिस्टेंट के 44 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आप इस सीट से। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है ये ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है। तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म अप्लाई, जो सीट्स है कैटेगरी वाइज उसका डिवीज़न कर दिया गया है। टोटल सीट 44 है और उसमें से 13 सीट्स जो है वो 35% जो महिला हैं उनके लिए रिज़र्व की गई है। तो 44 में से 13 सीट जो है वो महिला के लिए है। और डिवीज़न की बात अगर की जाए तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल के लिए 23 यहाँ पे सीट्स रखी गई है और उसमें से 6 सीट महिलाओं को दी गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए 4 सीट है। यहाँ पे महिला के लिए 1 सीट ही रखी गई है। अनुसूचित जाति में 7 सीट आई हैं और महिलाओं की उसमें 3 सीट दी गई है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी सीट उनके लिए अवेलेबल नहीं है। अनुसूचित जनजाति में कोई भी सीट नहीं आई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें टोटल 8 सीट्स आई हैं और 3 सीट महिला के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग में 1 सीट आई है और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 1 सीट आई है। तो इस तरह से टोटल सीट जो है वो 44 है और उसमें से 13 महिला के लिए है और उसका ये डिवीज़न कर दिया है कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं जो नोट के तौर पे लिख दिया गया है कि इनकी जो संख्या है, पदों की जो संख्या है वो परिस्थिति के हिसाब घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 7 स्तर की दी जाएगी, 7th पे की दी जाएगी। ये 44,900 से 1,42,400 तक का रेंज इसका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीए की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और बीए की डिग्री भी आपके पास जो हो वो जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस वक्त तक आपके पास वो डिग्री हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर होगी तो वो नहीं मानी जाएगी। एज का भी यहाँ पे रखा गया है कि मिनिमम एज क्या होगी और मैक्सिमम एज क्या होगी। तो 1/8/2022 तक 21 वर्ष आपका होना चाहिए, 21 साल तक आपका होना चाहिए। उससे अगर कम होंगे तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है वो जनरल कैटेगरी में 37 साल होना चाहिए मेल के लिए। इसी के साथ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं 40 साल इनकी एज रखी गई है कि पिछड़ा वर्ग है उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल का रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर 42 साल का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल ही हो सकते, उससे ऊपर होंगे तो उन्हें अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर एज की बात कर ली जाए तो एज यहाँ पे 37 से लेकर 42 तक का रेशो रखा गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन पॉइंट आपको बताएंगे ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त भी आप उस हिसाब से समझ सकें। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा तो उसमें ये बता दिया गया है कि परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2 चरण होंगे, प्रारंभिक प्रथम और उसके बाद दूसरा वाला होगा। तो आपको दोनों में एक मार्क्स लाना है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए फिर से एक अलग से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। प्रारंभिक फॉर्म भरते वक्त आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अगर अलग अलग डिफरेंस हुआ है, जो आपने डिटेल दी है वो अलग हो जाती है, मिसमैच हो जाती है, दोनों अलग अलग होता है, तो ऐसे में आपको मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, उसमें रोक दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें जब आप की प्रारंभिक परीक्षा हो जाए उस वक्त जो डिटेल डाल रहे हो तो उसके बाद जब मुख्य परीक्षा के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो दोनों की जो डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको कॉल भी किया जाएगा। अगर उसमें कोई चेंजेस होता है, कोई तब्दीली होती है तो फिर आपको मुख्य परीक्षा से रोक दिया जाएगा। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा
जो प्रीलिम होगा उसकी डिटेल दे दी गई है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी और कितने नंबर की होंगे, वो क्वेश्चन वगैरह जो है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एक से ज़्यादा वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, तो आपको उसमें टिक करना है, ठीक है। आपको उसमें सेलेक्टिव करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की होगी और इसमें जो क्वेश्चन आपका आएगा तो क्वेश्चन आपका हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आएगा। इस बात का ख्याल रखिए कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आने वाला है। ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आप एग्ज़ाम में बुक ले जा सकते हैं, आपके लिए बुक की सुविधा रहेगी, आप ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक अभ्यर्थी सिर्फ 3 ही बुक ले जा पाएगा। तो उस 3 बुक में भी आपको डिवीज़न किया गया है कि हर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक ही बुक एक समय पे आप ले जा सकते हैं। ये देखिए, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। तो इसमें NCERT, BSEB, ICSE और अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी तरह की गाइड या फिर फोटोकॉपी और दूसरी चीज़ें जो है वो मान्य नहीं होगी। तो आपको बुक ले जाने का ऑप्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले जा सकते हैं और हर में अलग अलग आप उस हिसाब से ले जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें आपके प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। सामान्य अध्ययन उसकी डिटेल है। नीचे आप आएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो उसकी पूरी डिटेल दे दी गई है कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता की जो जांच है तो उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, वरना इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, चूँकि यहाँ पर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाने वाली है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी, तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। इसमें भी 2 पत्र होंगे, इस बात का ध्यान रखिए कि 2 पत्र होगा उसमें, और उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। प्रश्न पत्र 1, इसका विषय है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, इसमें आपको मुख्य परीक्षा में आपको हिंदी तो देना ही होगा। हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसमें भी जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना है। 30% आपको लाना ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें 30% आपको लाना है। लेकिन एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये 30% आप जो लाएंगे उसका नंबर काउंट नहीं होगा, इसकी गणना नहीं होगी। तो अगर हिंदी में आप 30% नहीं ला पाते हैं तो आप समझिए कि फिर आप आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये तो एक तरह से काउंट नहीं होना है। दूसरा, अगर इसमें आपने 30% से कम नंबर लाया है तो फिर आप मुख्य परीक्षा के दूसरे पार्ट्स में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और उसी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। तो ये पार्ट जो है सबके लिए बहुत ही अहम है। इसमें अगर आप 30 से कम नंबर लाते हैं, 30% से कम आपके क्वेश्चन सही होते हैं, तो ही आप अगला एग्ज़ाम दे पाएंगे, आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, वरना आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। ये जो परीक्षा होगी इसका माध्यम सिर्फ हिंदी होगा। ऊपर में जो प्रारंभिक परीक्षा का जो डिटेल बताया उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी होगा। चूँकि ये हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है तो इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। इसी के साथ यहाँ पे प्रश्न पत्र जो दूसरा होगा वो सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान की पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जाँच। तो इसका ये 50 क्वेश्चन इसके होंगे, 50 इसके होंगे और 50 इसके होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बन रहा है ये 150 का बन रहा है।
सामान्य ज्ञान के अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर। घंटा 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन वगैरह आपको कर लेना है। तो ये कुछ और भी डिटेल थी, अगर आप चाहें तो इन सारी डिटेल को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है वो कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं। ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस भाग से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सिलेबस के तौर पे आप इसे देख पाएंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको जहन में रखना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, उसके टोटल जितनी सीट अलॉट की गई उसके हिसाब से 10 गुना यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन रखा गया है 10 गुना का। तो आप एक अच्छा स्कोर करके प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक बड़ा मसला आता है कि आरक्षण आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ आसान हो जाता है क्वालिफाई करना, सिलेक्शन में इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है कि किसको आरक्षण मिल सकता है। ऑनलाइन फॉर्म में अगर आपने दावा किया है, अगर आपने आरक्षण के लिए अप्लाई किया है तभी उसका लाभ मिलेगा। अगर आप आरक्षित हैं, आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो फॉर्म भरते वक्त आपको इसमें उस ऑप्शन पे टिक करना है और अपनी योग्यता भी साबित करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दी गई है कि उम्मीदवार को किस हिसाब से मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो अस्थाई निवासी बिहार राज्य में है उन्हें ही मिलेगा। तो जो बिहार राज्य के हैं उन्हें ही इसका आरक्षण का फ़ायदा मिलने वाला है। और आपका जो एड्रेस आप जो वहाँ पे देंगे उसी एड्रेस के हिसाब से ही आपका ये माना जाएगा कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। तो जो बिहार से हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आउटसाइड बिहार हैं और वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो वो जनरल की कैटेगरी ही में आएंगे बिहार का, अगर ये एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं तो। और उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की डिटेल यहाँ पे बताइए कि उनका एड्रेस कैसा होगा। तो उनका जो एड्रेस होना चाहिए वो उनका नाम जो है पिता के नाम पे ही इनको मिलेगा, ठीक है, उनके पति के नाम से नहीं मिलेगा। पति के एड्रेस या उसकी जाति के हिसाब से आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आपके जो आरक्षण लेना है तो उसका लाभ आपके पिता के हिसाब से ही मिल पाएगा। तो आपको एड्रेस में भी वो शो करना होगा जो आपके पिता का निवासी जाति है या फिर एड्रेस है, तो ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा। आपके पति से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा तो उस हिसाब से आप आरक्षण नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कितना पैसा लगने वाला है फॉर्म भरते वक्त। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 लग जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, और इसके अलावा जो तमाम है उनके लिए 150 रुपये। सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखे गए हैं। और 600 जो हैं वो अन्य सभी उम्मीदवार के लिए भी रखे गए हैं। ये अन्य उम्मीदवार वो लोग हो गए जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इन कैटेगरी में कौन नहीं आते हैं, या तो वो रिजर्वेशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर वो आउटसाइड बिहार हैं। तो आउटसाइड बिहार के जितने कैंडिडेट हैं वो किसी भी जाति में हो, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो अपने स्टेट में, लेकिन वो बिहार में एज ए जनरल ही काउंट होंगे, तो उन्हें 600 रुपये पे करने होंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30/9/2022 है। आपको अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और ये 7/9/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप इस सीरियस हो जाइए और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप इसे देख पाएंगे। पेमेंट वगैरह का एक ऑप्शन ये है कि आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपने फाइनल सबमिशन भी कर दिया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है तो उसको चेंज करने का आपको मौका दिया जाएगा, एडिट कर फॉर्म भरने के बाद जो अंतिम तिथि है उसके बाद 1 सप्ताह का टाइम मिल जाएगा। तो आपने अगर अपने फॉर्म में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी हो या आपको लग रहा हो कि आप उसे चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, ये टाइम है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे पूरी डिटेल में बता दी गई हैं।
जब आप फॉर्म भर लें तो फॉर्म भरने के बाद जब आप अपना पेपर वो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर ये होना चाहिए। अगर आपने जो डाउनलोड किया है एप्लीकेशन नंबर और उसमें इनमें से कोई भी नहीं है या कुछ मिसिंग है तो ये आपका एप्लीकेशन आप समझिए कि आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। इस वजह से फॉर्म भरते वक्त ध्यान दें और अच्छे तरीके से फॉर्म भरने की कोशिश करें। फॉर्म भरने के बाद आपको डाउनलोड इस वजह से करना ज़रूरी है कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एज अ रिकॉर्ड रहेगा। कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसे अपने पास ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि आयोग के द्वारा कभी भी ये मांगा जा सकता है, तो आप उसके पास रखे रहें और उसमें प्रमाण पत्र भी रखना है। आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे रखिएगा ताकि जब भी आपसे आवश्यकता हो, ज़रूरत पड़े, आपको मांगा जाए तो देना पड़ सकता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा फॉर्म भरने से लास्ट तक। पेमेंट और सारी चीज़ें जो भी हो सब आप जो भी पॉसिबल हो उसे डाउनलोड करके अपने पास एक रख लीजिएगा। तो ये पूरी डिटेल थी 44 असिस्टेंट वैकेंसी की। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं जो आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं या अलग से वीडियो में उसकी डिटेल बना दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।